हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे कि रोज़ ही हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही आज का अगली क्लास है हमारी फिर से CDP की, जिसमें कि हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज भी हम वही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वही सीरीज़ लेके। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आपको इनकी PDF जो भी क्वेश्चंस हम कराते हैं, इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बदल देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा माध्यमिक बाल्यावस्था। तो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है कि हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कब होते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हो जाते हैं हमारे किशोरावस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं और आप लोग समझ भी गए होंगे इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि रोज़ ही हमारे पेपर में 2 एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। हम अपने कथन को पढ़ते हैं। कथन में हमसे पूछा गया है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तो पहली बात, तो अगर इसको हमें दोबारा पढ़ना भी होता, अगर इसमें केवल नहीं लगा होता, हमने आपको पहले ही बोला है कि जिस ऑप्शन या क्वेश्चन में केवल लगा है वो आपका नेगेटिव ही जाएगा। 100% मतलब 99% वो नेगेटिव होता है। 1% बाई चांस पॉजिटिव हो सकता है, वरना 99% क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो इसमें भी वही बात की गई है कि केवल शैशवावस्था के दौरान ही क्या होता है, भाषा विकास हो सकता है। तो बिल्कुल गलत है। ऐसा ज़रूरी थोड़े ना, आगे भी तो होगा भाषा विकास। तो पहला तो गलत हो जाएगा हमारा, मतलब कथन हमसे गलत कहा गया है। तो और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, मतलब तर्क में हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारे दोनों ही गलत बोले गए हैं कि शुरुआती वर्षों के दौरान किए गए नकारात्मक वातावरण के दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अगर वातावरण ही नकारात्मक है तो मतलब प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। जब वातावरण ही नकारात्मक होगा तो नकारात्मक ही तो प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ही मतलब क्वेश्चन में तर्क भी गलत है और कारण भी गलत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, हमें और आंसर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें पहले ही सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को पढ़ के ही कि हमारा कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो इसलिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। थर्ड में हमसे पूछा गया है, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब विकास के विषय में कौन सी बात सही कही गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा हो जाएगा हमारा, विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। और चौथा हो जाएगा हमारा, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहली बात तो आ जाती है कि विकास क्या है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या होता है हमारा, बूम टू टो चलता है, मतलब हमारा पूरी लाइफ चलता है विकास। जब हम गर्भ से मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है, मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो मृत्यु भी होती है तब भी हम कुछ सीख कर ही जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकास जो है हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। और क्या होता है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं, ठीक। विकास की गति में कैसी होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती है। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन हमारा दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा होता है। ये बात हमारी गलत कही गई है कि पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा होता है। पूर्णतः नहीं, बल्कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के ही कारण होता है, मतलब दोनों की अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसमें लिखा होता कि संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अन्योन्य क्रिया द्वारा होता है तो ये हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें क्या किया गया है, पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा होता है, तो पूर्णतः नहीं होता है, आनुवंशिकता द्वारा भी होता है और वातावरण के द्वारा भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा, विकास जो है पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। बिल्कुल सही बात है कि विकास जो है हमारा वो निर्धारित क्रम में, एक क्रम निर्धारित है, मतलब सीक्वेंस से चलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, विकास जो है वो सीक्वेंस से चलता है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, विकास के क्षेत्र, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है कि विकास जिस क्षेत्र से गुजरता है, मतलब जिस तरीके से होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, विकास हमारा हाँ एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा होता है पहले रेंगना सीखता है, ठीक है, ये भी विकास ही है ना, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ तो वो होती है जो शारीरिक होता है, बाकी शारीरिक के अलावा जो आकृति में और जो समझ में परिवर्तन होता है वो सब क्या कहलाएगा, विकास ही तो कहलाएगा। तो केवल शारीरिक वृद्धि के अलावा जो भी परिवर्तन होता है शरीर में वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो वो क्या होता है, एक क्रम में ही तो होता है और क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित भी होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा अमूर्त चिंतन करने में, दूसरा हो जाएगा मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित सक्रियाएं, तीसरा हो जाएगा श्रेणीबद्ध कार्य में और चौथा हो जाएगा हमारा वर्गीकृत कार्य में। तो कौन सा हो जाएगा, क्या बोला गया है, बेगणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है, मतलब बे प्रश्न जो परिकल्पना मतलब सोच से संबंधित है और क्या है, बीजगणितीय कथन पर आलेखित करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक पाठ्यचर्या में एक भाग है। इस विचार पर आधारित किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य कर लेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि कौन सी अवस्था किस किस टाइम पीरियड को किस किस अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इससे लगा सकते हैं कि किशोरावस्था की बात की गई है, तो जब हम किशोरावस्था में पहुंच गए हैं तो हम कैसा चिंतन करेंगे, अमूर्त चिंतन करेंगे, बिल्कुल, तो उससे हमारा लग जाएगा। और दूसरा है हमारा कि परिकल्पना परिस्थितियों को संबंधित है, मतलब परिकल्पना मतलब अमूर्त चिंतन। ठीक है, परिकल्पना का वही तो होता है जो हम विचार के सोचते हैं, मतलब हमें दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन हम परिकल्पना के माध्यम से सॉल्व करना है, तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकल रहा है, अमूर्त चिंतन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के जो विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे, किस में सक्षम होंगे, अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमसे दिया गया है कि परिकल्पना चिंतन करते हैं, तो परिकल्पना जो चिंतन होता है वो कब होगा, अमूर्त अवस्था में। और दूसरा दिया गया है हमारा किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम क्या करना सीख जाते हैं, अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं, मतलब जीन पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व हैं जो क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना। और चौथा हमें दिया गया है अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो क्या बोला है पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, परिपक्वता, मतलब यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। क्या हो जाएगा, किसको, विकास के 4 तत्व हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं, मतलब पियाजे के अनुसार ये 4 तत्व हैं जो क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में हमसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है,
मतलब लेव वाइगोस्की के और पियाजे के सिद्धांत जो है उसमें मुख्य भेद क्या है, मतलब अंतर क्या है, ये पूछा गया है हमसे। तो पहला हो जाएगा हमारा बच्चों के अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक। दूसरा हो जाएगा हमारा बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। तीसरा हो जाएगा हमारा भाषा व सोच के बीच संबंध। चौथा हो जाएगा हमारा सीखने की प्रक्रिया में समझ सरल जटिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि क्या है, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने क्या किया गया है, जब देखो लेव वाइगोस्की ने किसको महत्व दिया है, भाषा को महत्व दिया है, और जबकि जीन पियाजे ने क्या दिया है, सोच को महत्व दिया है, यानी कि विचार को महत्व दिया है। पहले क्या हो जाता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो भाषा के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, जबकि पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते हैं अच्छा, लेकिन पहले विचार के माध्यम से। मतलब लेव वाइगोस्की ने पहले भाषा को रखा है, जबकि जीन पियाजे ने पहले क्या किया है, सोच या विचार को रखा है। यानी कि यही उनके जो है सिद्धांत में अंतर देखने को मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंतर है? भाषा व सोच के बीच संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की का विश्वास था कि, पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना और विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना। दूसरा हो जाएगा बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। तीसरा हो जाएगा अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। चौथा हो जाएगा अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि क्या है, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वाइगोस्की ने क्या बोला गया है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाइगोस्की ने बोला है कि अधिगम संरचनात्मक है और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम क्या है, कई तरीकों से करके सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सहयोग के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला है, वाइगोस्की ने बोला है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम कैसी प्रक्रिया, संरचनात्मक प्रक्रिया है और सहयोगात्मक के माध्यम से ज़्यादा अच्छी सीखी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे बोला गया है, लॉरेंस कोहलवर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, यानी कि पहला, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। दूसरा हो जाएगा हमारा, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। चौथा हो जाएगा, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो क्या है, लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या दिया था, लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बच्चों को क्या है, हिंज की दुविधा, हिंज के ऊपर एक कहानी सुनाई, मतलब एक काल्पनिक कहानी सुनाई है जिसमें हिंज को रखा है। ठीक है, हिंज के बारे में एक कहानी सुनाई है और काल्पनिक स्थिति है, मतलब जो कहानी सुनाई है वो एक काल्पनिक है और उस पर शोध किया है और बच्चों के विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये क्या था, हिंज की परिकल्पना। ठीक है, यही हमसे पूछा गया कौन सा विकल्प है जो हिंज के लिए है। तो यही हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, उन्होंने बच्चों को हिंज के ऊपर एक कहानी सुनाई जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी और उस पर क्या दिए, बच्चों के विचार प्रस्तुत करवाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है। 9 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, उपदेशक होना चाहिए, बस सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। चौथा हो जाएगा, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।
सबसे पहला ऑप्शन हमारा पहले ही हमें गलत मिल रहा है कि क्या होना चाहिए, उपदेशक होना चाहिए, मतलब छात्र उपदेश देते रहें, वो शिक्षक उपदेश देते रहें और छात्र सुनते रहें, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि छात्रों पर, और आगे बोला है छात्रों पर नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण में रखेंगे तो वो अपने विचार कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या है, ना तो नियंत्रण में रखना चाहिए, ना ही उपदेशक होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में हमसे पूछा गया है छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि छात्रों के जो पूर्व ज्ञान होगा उसके माध्यम से वो अच्छा कोरिलेट करके सीख पाएंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमने पहले ही देख लिया केवल लगा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और मतलब उसमें बोला भी गया है केवल बाह्य उत्प्रेरणा देना चाहिए, आंतरिक से कोई मतलब नहीं है, मतलब उनका इंटरेस्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाह्य उत्प्रेरणा देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये हमारा। और चौथे में हमसे बोला गया छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि छात्रों को कई तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि हमारा बी और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान, मतलब छात्रों को क्या करना चाहिए, उनके पूर्व ज्ञान का महत्व देना चाहिए, उनके अनुभवों को महत्व देना चाहिए और उन्हें कई तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, एक विस्तृत ब्यौरा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त उपनाम जैसे मंदबुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि के विद्यार्थी का उल्लेख। ठीक है, तो क्या सूचित करना चाहिए, मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी को क्या सूचित करना चाहिए। तो पहला हमसे बोला गया है वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते। मूल्यांकन में अगर ये रखेंगे कि वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते वो उनको करने को देंगे तो वो कैसे कर पाएंगे, तो मूल्यांकन बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा हमसे बोला गया है दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, मतलब एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से तुलना करना चाहिए कि वो कितना अच्छा कर रहा है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, एक विस्तृत ब्यौरा। बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी जो है वो किस तरीके से सीख रहा है, कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में हमसे पूछा गया उपयुक्त उपनाम जैसे मंदबुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख करना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को उपनाम देने चाहिए, मतलब कोई ज़्यादा होशियार है तो उसे क्या करना चाहिए, वो कुशल बुद्धि है, ठीक है, वो श्रेष्ठ है, और या फिर कोई थोड़ा कम होशियार है तो उसे क्या करना चाहिए, मंदबुद्धि बोलना चाहिए। अगर हम बच्चे को सामने ही मंदबुद्धि बोलेंगे तो वो और भी डिमोटिवेट होगा, तो बच्चे को हमें डिमोटिवेट ना करके मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ भी गलत हो जाएगा, मतलब बच्चे को हम कभी भी ये नहीं दिखा सकते कि उसको नहीं आता है। जब हम ही बोल देंगे, शिक्षक ही बोल देगा कि बच्चे को नहीं आता तो वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, हमें तो बल्कि उसे ये बताना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमें ये मूल्यांकन में ये देखना चाहिए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो वो किस तरीके से सीखेंगे उस चीज़ का उन्हें ब्यौरा देना चाहिए या फिर उस चीज़ का उन्हें उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा विद्यार्थी के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थी के अंकों से तुलना, फिर से तुलना, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा बोला गया है विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। क्या हो जाएगा, कई आयामों में क्या है, प्रगति प्रदर्शित करनी चाहिए, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बहुआयामी उन्नति ही बोला है हमें, तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर भी अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाना नामांकन करना चाहिए। नहीं, ये 300 मतलब 2020 में ये नहीं बोला गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बोला गया है विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियों जिन पर अभिभावकों की मेहनत करनी चाहिए। कमियों पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, अभिभावक थोड़ी मेहनत करेंगे, खुद मतलब विद्यार्थी मेहनत करेगा। ठीक है, तो अभिभावक तो केवल देखेंगे, उसे सलाह देंगे, ना कि मेहनत करेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा हमारा, क्या करना चाहिए, विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानात्मक आयामों की प्रगति करना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों पर केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चरित्र किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का, दूसरा हो जाएगा जेंडर पक्षपात का, तीसरा हो जाएगा जेंडर समानता का, चौथा हो जाएगा जेंडर समता का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पालन पोषण देखभाल कर रही हैं नारियाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का, मतलब केवल उन्हें दिखाया गया है कि जो नारियां हैं वो केवल पालन पोषण ही कर सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, दूसरा हो जाएगा उनके विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा, तीसरा हो जाएगा उनकी नकल करने की गति मापकर, चौथा हो जाएगा उनकी बर्तनी पर परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या करना चाहिए, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, मतलब कई प्रकारों के उनके कौशल होने चाहिए, विश्लेषण द्वारा होना चाहिए, मतलब विवेचनात्मक कौशल होने चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है, लेब वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। पहला हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, दूसरा हो जाएगा पाढ़, तीसरा हो जाएगा भाषा, चौथा हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। तो हमसे पूछा गया कौन सा प्रभावित नहीं करता है, पाढ़, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सारे तो प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास के साथ शाम 5 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।